ये आपके दैनिक जागरण का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल, एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है, तो इन्हें आप लोग जरूर पढ़ा करिएगा। समावेशी राजनीति का नया स्वरूप, सहयोग समन्वय की राजनीति ही भारत को सबसे बड़े लोकतंत्र के साथ साथ विश्व का सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्र बना सकती है। जो आपने देखा है ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद जो आप देखते हैं कि राजनीति, सत्ता पक्ष विपक्ष की असहमतियां दिखी, कुछ में समन्वय दिखा, उसी को लेकर बातें हो रही हैं। देखिए, मैं कह रहा हूं कि इस पर हम लोग बहुत बातें कर चुके हैं, ऑपरेशन सिंदूर पर, देश की राजनीति पर। तो आप लोगों को पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म पर डाल दी जाती है, टेलीग्राम पर, वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। भविष्य की महाशक्ति का उद्घोष, ये भारत की महाशक्ति बनने की बातें हो रही है, हम लोग विकसित भारत बनने की भी बातें कर रहे हैं। तो भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के मुहाने पर पहुंच गया है। 4.186 ट्रिलियन लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था के साथ भारत जापान जैसे विकसित देशों को पीछे छोड़ते हुए एक नया कीर्तिमान स्थापित करने जा रहा है। यह उपलब्धि मात्र आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि यह 140 करोड़ भारतीयों के संघर्ष, परिश्रम और सपनों की तस्वीर है। लेकिन देखिए, हमारी जनसंख्या 140 करोड़ है, समझिए इस बात को। और एक दशक पहले भारत कई आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियों से जूझ रहा था, लेकिन आज यह दुनिया की आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर चुका है। जहां तमाम देश आज कई मोर्चों पर अनिश्चितता और आशंकाओं से जूझ रहे हैं, वहीं भारत मजबूत और स्थिर नेतृत्व में नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। हालांकि यह सफर आसान नहीं था, लेकिन मजबूत नेतृत्व, साहसी नीतियों और जनभागीदारी की बदौलत भारत ने यह मुकाम हासिल किया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के सिद्धांत पर चलते हुए मोदी सरकार ने समाज के सबसे कमजोर वर्गों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा है। आर्थिक विकास का यह मॉडल, ये आप देखते हैं, केवल महानगरों और अमीर तबकों तक सीमित नहीं रहा है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, तब भारत दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी और करीब 2 ट्रिलियन डॉलर लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था हो। कई नीतिगत समस्याएं देश की गति को रोक रही थी। अगले 10 वर्षों में भारत ने एक के बाद एक आर्थिक सुधारों और नीतिगत फैसलों के जरिए विकास की रफ्तार तेज कर दी है। 2019 में भारत ने ब्रिटेन को पछाड़कर 5वां स्थान प्राप्त किया, जब जापान को पीछे छोड़ते हुए चौथे स्थान पर पहुंचने को है। आईएमएफ और विश्व बैंक दोनों ने इसकी पुष्टि की है। आईएमएफ और विश्व बैंक दोनों अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान हैं। 1944 में स्थापना हुई थी। वॉशिंगटन डीसी, यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। भारत की आर्थिक प्रगति के मूल में सुधारों की सशक्त नींव रही है। जीएसटी ने देश को एकीकृत बाजार में बदला, कर प्रणाली को सरल बनाया और राजस्व बढ़ाया। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड ने बैंकिंग क्षेत्र को मजबूती दी और ऋण प्रणाली में अनुशासन लाया। मेक इंडिया ने विनिर्माण को पुनर्जीवित किया और निवेशकों का भरोसा बहाल किया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की रैंकिंग 2014 में 142 से 2020 में 63 पर आ गई और इसने देश की आर्थिक सेहत सुधारने के साथ शासन तंत्र की मानसिकता भी बदली है। पीएम मोदी की डिजिटल इंडिया मुहिम ने देश के कोने कोने को इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं से जोड़ा है। इससे न सिर्फ सरकारी सेवाएं दुर्लभ हुई हैं, बल्कि डिजिटल भुगतान, स्टार्टअप और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा मिला है। यूपीआई ने डिजिटल भुगतान को इतना आसान बना दिया कि 2024 तक हर महीने 14 अरब से अधिक लेन देन इससे हो रहे हैं। जनधन योजना, आधार, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ने करोड़ों लोगों को वित्तीय प्रणाली से जुड़ा है और भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगाई है। इसके अलावा सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। भारतमाला, सागरमाला और स्मार्ट सिटी मिशन जैसे प्रोजेक्ट के तहत सड़कों, बंदरगाहों, हवाई अड्डों और शहरी विकास पर अभूतपूर्व निवेश हुआ है। 2014 से 2024 तक भारत में 80,000 किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण हुआ है। और आप देखते हैं कि पीएम आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन और हर घर जल जैसी योजनाओं ने गांव और शहरों का कायाकल्प किया है। आप लोग इस तरह के टॉपिक पर कहीं कुछ आंसर राइटिंग कर रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं, तो इन सब सरकार की जो पहले है ना योजनाएं, इनका भी उल्लेख कर देना चाहिए और इनके बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखिए। प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ लेता है, मुख्य परीक्षा में लिखने के लिए आता है। उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के जरिए मोबाइल, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, रक्षा उत्पादों के घरेलू निर्माण को जबरदस्त बढ़ावा मिला। इस सब के बीच भारत ने ग्लोबल बिजनेस में भी अपनी पकड़ मजबूत बनाई है। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का कुल निर्यात, सामान और सेवा मिलाकर 824.9
$824.9 अरब के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है। यह आईटी सेवाओं, फार्मा, रत्न एवं आभूषण, कपड़ा, इंजीनियरिंग उत्पादों में अभूतपूर्व वृद्धि का परिणाम है। भारतीय आईटी कंपनियों ने जहां दुनिया भर में धाक जमाई, वहीं दवाओं के सस्ते उत्पादन ने देश को दुनिया की फार्मेसी बनाया। कृषि उत्पादों के निर्यात और वैश्विक मांग में भी निरंतर वृद्धि हुई है, जिससे भारत की वैश्विक छवि एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में उभरी है। जनधन योजना के अंतर्गत 24 अगस्त 2024 तक 53.13 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले गए। उज्ज्वला योजना ने 11 करोड़ से अधिक महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए। आयुष्मान योजना से 50 करोड़ से अधिक लोगों को स्वास्थ्य बीमा की सुरक्षा मिली है। ये योजना इसका प्रमाण है कि भारत का विकास सशक्तिकरण और समानता के मूल्यों पर आधारित है। इस सरकार की उपलब्धियों के रूप में आप लोग बता सकते हैं। देश का दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के करीब पहुंचना सिर्फ एक आर्थिक उपलब्धि नहीं है, यह उज्जवल भविष्य की ओर एक मजबूत कदम है। यह भविष्य की महाशक्ति का उद्घोष है। आज दुनिया भारत को स्थिरता, अवसर और नवाचार के केंद्र के रूप में देख रही है। वैश्विक विश्लेषकों का मानना है कि भारत 2027 तक जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। यह यात्रा भारत के करोड़ों नागरिकों की सामूहिक आकांक्षाओं की जीत है, चाहे वे बेंगलोर के स्टार्टअप हों, सूरत के बुनकर हों, पंजाब के किसान या फिर हैदराबाद के इंजीनियर। हर भारतीय इस सफलता का सहभागी है। लेखक प्रसार भारती के चेयरमैन हैं, इनका नाम है, आप देखते हैं कि नवनीत सहगल। इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। कर्म का मर्म। विभिन्न घटनाओं उनके परिणामों का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव होता है। कई बार आशा या फिर अपेक्षा अनुसार परिणाम ना प्राप्त होने पर हम भाग्य की बात करते हैं। शायद ऐसा होना नीति में नहीं था, किंतु भाग्य क्या है? यदि वेदांत दर्शन का संदर्भ लें तो हम भाग्य के स्थान पर प्रारब्ध की बात करते हैं, जो आशावादी है। वेदांत 3 प्रकार के कर्मों की बात करता है: संचित, प्रारब्ध और भावी। संचित तो वह कर्म है जो पिछले अनेकानेक जन्मों के संस्कारों से बने हैं। प्रारब्ध वह कर्म है जो संचित कर्मों का ही सक्रिय भाग है और जो इस जीवन में हमें भोगना है। भावी वह जो हम अपने विवेक से इस जीवन में करेंगे और जिससे आगे के संस्कार निर्मित होंगे। संचित कर्म ज्ञानाग्नि द्वारा भस्म हो सकते हैं, परंतु प्रारब्ध हमारे लिए निर्धारित हैं। जब हम कर्मों के इस मर्म को समझते हैं, तब हम अपने आगामी कर्मों को सजगता से करने लगते हैं। इसलिए कार्य संबंधी संस्कार परिवर्तित होने लगते हैं। इसलिए प्रारब्ध निराशावादी होकर, दुखी होने के बजाय आशावादी होकर पुरुषार्थ की बात करता है। पुरुषार्थ की बात करें तो वह प्रत्येक कर्म पुरुषार्थ है जो मानव को शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप से विकसित होने में और उच्चतम स्तर पर ले जाने में सहायता करे। अन्यथा कोई भी क्रिया, कोई विचार जो हमारे पथ में सूल का काम करे, हमारे मार्ग में बाधा बने और हमें सीमित कर दे, तो उससे विष की तरह त्याग देना ही शेष करे। याद रहे कि हमारा विवेक ही है जो अन्य जीवों से हमें अलग बनाता है। पशुओं के पास शरीर और इंद्रियां हैं, परंतु अंतःकरण नहीं है। प्रकृति न केवल मानव को ही अंतःकरण प्रदान करेगा, अतः इस उपलब्धि पर श्रेष्ठता का भाव रखने के स्थान पर मानववत जीवन की ओर अग्रसर होना ही अधिक अर्थपूर्ण है। यह मुक्ति है, यही मोक्ष है और यही जीवन की सार्थकता भी है। अच्छा कॉलम लिखा जाता है। ये आप देखिए, दो दशाग्रस्त नगर निकाय। एक ऐसे समय जब भारत समेत पूरे विश्व में यह माना जा रहा है कि शहर विकास के इंजन है, तब यह तथ्य निराश करने वाला है कि हमारे शहरी निकाय केवल 32% धन अपने संसाधनों से जुटा पा रहे हैं। यह निष्कर्ष नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग की एक ऑडिट रिपोर्ट का है। कैग की रिपोर्ट यह भी कहती है कि नगर निकाय राजस्व के अपने सबसे बड़े स्रोत प्रॉपर्टी से टैक्स की वसूली में भी फिसड्डी है। और कई बार आप देखते हैं कि इस तरह की रिपोर्टें आती रहती है ना, कि पैसे के अभाव में जूझ रहे हैं एक तरह से निकाय वे जैसे तैसे 56% की संपत्ति टैक्स जुटा पाते हैं। इस निष्कर्ष पर भरोसा न करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि कुछ वर्ष पहले रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट में भी यह कहना था कि देश के 50% से ज्यादा नगर निकाय अपने बल पर आधे से भी कम राजस्व अर्जित कर पाते हैं। इसके चलते आर्थिक सहायता के लिए उनकी केंद्र और राज्य सरकारों पर निर्भरता बढ़ती चली जा रही है। देखिए, आरबीआई की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। बैंकों का बैंक भी कहते हैं। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई, महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, ये भी याद रखिए। सीएजी की बात करें तो आप देखिए, संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत सीएजी की नियुक्ति, शपथ और शर्तों की बात की है। अनुच्छेद 149 में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों से संबंधित है। अनुच्छेद 150 कहता है कि संघ और राज्यों को खातों का विवरण राष्ट्रपति के अनुसार सीएजी की सलाह पर रखना होगा। अनुच्छेद 151 कहता है संघ के खातों से संबंधित सीएजी की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी, जो संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखी जाएगी। किसी राज्य के लेखाओं के संबंध में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत की जाएगी, जो उन्हें राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखेगी। और सीएजी आप देखते हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति होती है और इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले रखा गया है।
ऐसा नहीं कि स्थानीय निकाय पर्याप्त राजस्व जुटा नहीं सकते हैं, और आप देखिए वैसा कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी कार्य प्रणाली सुधारनी होगी। राजस्व हासिल करने की प्रक्रिया को भी प्रभावी बनाना होगा। समस्या है कि वे अपने राजस्व बढ़ाने के लिए टैक्स वृद्धि करते जाते हैं, लेकिन फिर भी धनाभाव में ग्रस्त रहते हैं। इसके कारण वे नगरीय समस्याओं का समाधान करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। और आप देखिए अधिकांश नगर निकायों को टैक्स वसूली की प्रक्रिया भी दोषपूर्ण और वह भ्रष्टाचार से भी ग्रस्त है। यह भी किसी से छिपा नहीं कि नगर निकाय स्टाफ की कमी से भी जूझ रहे हैं। नगर निकायों को यह समझना होगा कि राजस्व के परंपरागत स्रोतों पर टैक्स बढ़ाते जाने से बात बनने वाली नहीं है, और इससे इनकार नहीं कि समय के साथ टैक्स में उचित वृद्धि होनी चाहिए, और लेकिन इसके साथ ही नागरिक सुरक्षा सुविधाओं में सुधार भी तो होना चाहिए। नगर निकायों के लिए यह आवश्यक ही नहीं है, अनिवार्य है। वे राजस्व बढ़ाने और उसे एकत्रित करने के अपने तौर तरीके बदले हैं। क्या यह विचित्र नहीं है कि शहरों का विस्तार हो रहा है और उनकी आबादी बढ़ने के साथ उद्योग धंधे भी बढ़ रहे हैं, लेकिन उनका राजस्व बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है। वे केंद्र और राज्य सरकारों से मिलने वाली अनुदान की राह तकते रहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि नगर निकाय अपने राजस्व स्रोतों में विविधता लाने के लिए सक्रिय नहीं है। एक समस्या यह भी कि उन्हें वित्तीय निर्णय लेने की वैसी स्वतंत्रता नहीं है जैसी होनी चाहिए। यदि नगर निकाय स्थानीय शासन के रूप में काम करने में समर्थ नहीं हो पाते, तो ना हमारे शहर विकास के वाहक बन सकते हैं और ना ही शहरी आबादी की अपेक्षाओं पर खरे उतर सकते हैं। वन्यजीवों की गणना जल्द ही शुरू होने वाली है। इसका बड़ा ही महत्व है। पलामू टाइगर रिजर्व, दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य सहित झारखंड के अन्य वन क्षेत्रों में वन्यजीवों की संख्या को लेकर वास्तविक तस्वीर हमारे सामने तो होगी ही, हम आकलन भी कर पाएंगे कि इनके संरक्षण के लिए प्रयासों का क्या परिणाम निकला और आगे क्या करना है। इस गणना से हमें वन्यजीवों की आबादी का आकलन करने, उनकी परिस्थिति तंत्र को समझने, इसके संरक्षण के लिए हो रहे प्रयासों को लेकर योजना बनाने में मदद मिलेगी। झारखंड में मानसून के बाद यह गिनती शुरू होगी। सभी वन क्षेत्रों में मानवीय और तकनीकी दोनों माध्यमों से गिनती होगी और पिछले आंकड़ों से मिलान कर विकास की दर को समझ पाएंगे। अब सोचिए कि हमारी जनगणना अभी नहीं हुई है, लेकिन हम लोग पशु पक्षियों की जनगणना करते रहते हैं, और उसके आप देखते हैं कि बताया जा रहा है उद्देश्य क्यों करना चाहिए। और जनगणना की बात करें तो 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी ना। व्यवस्थित जनगणना 1881 से लॉर्ड रिपन के समय से हुई थी। और जाति आधारित जनगणना की बात करें तो 1931 में अंतिम बार ये आंकड़े जारी किए गए थे। और आप देखते हैं झारखंड में मानसून के बाद यह गिनती शुरू होगी और सभी वन क्षेत्रों में मानवीय और तकनीकी दोनों माध्यमों से गिनती होगी। पिछले आंकड़ों से मिलान कर विकास की दर को समझ सकेंगे। इस गणना से हम यह भी निर्धारित कर सकेंगे किसी क्षेत्र में किन किन प्रजातियों की संख्या कितनी है। इसी जानकारी के आधार पर वन्यजीवों के संरक्षण के प्रयास के लिए अहम है। और मानसून के बाद पलामू टाइगर रिजर्व, दलमा, पारसनाथ समेत प्रमुख वन्यजीवों क्षेत्रों में पशुओं के अधिवास की जानकारी ली जाएगी। और मानसून के बाद गणना करने के पीछे तर्क यह है कि इस मौसम में प्रजनन करने की दृष्टि से वन्यजीव भ्रमण नहीं करते हैं। मानसून के बाद जल स्रोत भी भर रहते हैं। ऐसे में कैमरे से मिली आकृतियां, पैरों के निशान से भ्रमण क्षेत्रों की गतिविधि की जानकारी आसानी से ये आप देखते हैं कि संग्रह की जा सकती है। और आप देखिए हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप देखिए झारखंड है, रांची इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी। इसकी सीमा बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से लगती है। और इसे आप देखिए 15 नवंबर सन 2000 में राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 81 सीटें हैं, राज्यसभा में 6 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें, 79,716 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। संतोष गंगवार यहाँ के राज्यपाल हैं। हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री आपको देखने को मिल जाएंगे। सूरज की रोशनी से दमकता दीव। हाल ही में दीव भारत का पहला ऐसा जिला बना जहां ऊर्जा की पूरी जरूरत और ऊर्जा से पूरी हो रही है। यहां कुल 11.88 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित की गई, जिसमें ग्राउंड माउंटेड और रूफ टॉप पैनल शामिल हैं। पहले दीव को ज्यादातर बिजली गुजरात से मिलती थी, जो महंगी थी। आज के समय में सौर ऊर्जा का महत्व इसलिए बढ़ गया क्योंकि कोयला, पेट्रोलियम आदि जैसे पारंपरिक ऊर्जा स्रोत न केवल सीमित हैं बल्कि पर्यावरण को भी भारी नुकसान पहुंचाते हैं। और जलवायु परिवर्तन, क्या ये आप देखिए जलवायु परिवर्तन के खतरों के बीच सौर ऊर्जा एक स्वच्छ, हरित और नवीकरणीय विकल्प है। दीव में हर साल लगभग 13,000 टन कार्बन उत्सर्जन में कमी इसका उदाहरण है। यह न केवल स्थानीय बल्कि वैश्विक स्तर पर जलवायु संरक्षण के लिए एक सकारात्मक कदम है। आप लोग इस तरह के टॉपिक पर कहीं कुछ लिख रहे हैं तो मालदीव का उदाहरण दे सकते हैं। सौर ऊर्जा के व्यापक उपयोग को केवल तकनीकी उपलब्धियों तक सीमित नहीं रखा जा सकता। इसके लिए नीति, वित्तीय सहायता और सामाजिक जागरूकता भी जरूरी है। प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई पीएम सूर्य घर
मुफ्त बिजली योजना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है जो घरों की छतों पर सौर पैनल लगाने को प्रोत्साहित करती है। सरकार सब्सिडी देती है और बैंकों के माध्यम से बिना गारंटी के लोन की सुविधा भी देती है। इससे आम लोगों के लिए सौर ऊर्जा को अपनाना आसान और सस्ता हो जाता है। दीव में इस योजना के तहत कई सरकारी इमारतों का रूफटॉप चैनल बनाए गए हैं जो इस मॉडल की सफलता को दर्शाते हैं। और आप देखते हैं सौर ऊर्जा को देश के अन्य भागों में भी विस्तारित करने की आवश्यकता है, लेकिन इसके लिए केवल इस तकनीकी या फिर आर्थिक पहल पर्याप्त नहीं है। जब बिजली की कीमतें कम होती हैं और प्रदूषण घटता है तो इसका सीधा लाभ गरीब और मध्यम वर्ग को होता है। दीव में बिजली की दरों में लगभग 12% की कमी इस बात का प्रमाण है। सौर ऊर्जा से प्राप्त ऊर्जा भी सस्ती हो सकती है। सौर ऊर्जा के उपयोग से ऊर्जा क्षेत्र में विकेंद्रीकरण की संभावना भी खुलती है और इससे न केवल बिजली उत्पादन के स्रोत बढ़ेंगे बल्कि बड़े बिजली संयंत्रों लंबी दूरी के ट्रांसमिशन नेटवर्क पर निर्भरता भी कम होगी। इससे न केवल बिजली की उपलब्धता बढ़ेगी बल्कि वितरण प्रणाली में ऊर्जा की हानि भी कम होगी। दीव का उदाहरण हम यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या भारत अपने ऊर्जा भविष्य को सौर ऊर्जा अन्य नवीकरणीय स्रोतों पर आधारित कर सकता है। क्या हम अपनी नीति, तकनीक और सामाजिक भागीदारी को इस तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं कि हर गांव शहर ऊर्जा के मामलों में आत्मनिर्भर बन सकें। दीव ने दिखाया कि यह संभव है बशर्ते सही दिशा में प्रयासों। ये यहाँ भी टिप्पणियाँ रहती हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं और इसकी PDF आपको मिल जाती है तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। ये विकास के मोर्चे पर राज्यों की रैंकिंग। विकास एक बहुआयामी अवधारणा है। इसका मापने के अनेक पैमाने हैं। अर्थशास्त्री अपने अपने हिसाब से विकास की कसौटी तय करते हैं, लेकिन सभी इस बात पर एकमत हैं कि आर्थिक विकास के मामलों में पर्यावरण और सामाजिक मुद्दों की अनदेखी नहीं की जा सकती। हाल ही में एक निजी संस्था केयर एज रेटिंग्स एजेंसी ने एक रिपोर्ट जारी की है और इसमें विकास के विभिन्न स्तंभों के आधार पर भारत के प्रदेशों की रैंकिंग की है। नीति आयोग के CEO इस रिपोर्ट का प्राख्यान लिखा है। और देखिए, अगर हम बात करें नीति आयोग की तो योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके आया था 2015 में और यह आधिकारिक रिपोर्ट जैसी हो गई है। रिपोर्ट का उद्देश्य कई महत्वपूर्ण मानकों और राज्यों के प्रदर्शन का मात्रात्मक मूल्यांकन प्रस्तुत करना है। रिपोर्ट में राज्यों को आर्थिक, राजकोषीय, वित्तीय बुनियादी ढांचा, सामाजिक, सामान्य प्रशासन और पर्यावरण जैसे 7 प्रमुख स्तंभों पर आंका गया है। इन स्तंभों के लिए कुल 50 संकेतक अपनाए गए हैं और आप देखिए 7 स्तंभ के आधार पर राज्यों की अलग अलग रैंकिंग प्रस्तुत की गई है। इन 7 सूचकांकों को मिलाकर एक संयुक्त सूचकांक भी विकसित किया गया है जो समग्रता में राज्यों की रैंकिंग करता है। कैसी है राज्यों की रैंकिंग? देश की भौगोलिक और जनांकीय विविधता को देखते हुए राज्यों को 2 समूहों में बांटा गया, ग्रुप ए, ग्रुप बी। ग्रुप ए में बड़े राज्य हैं जबकि दूसरी सूची यानी ग्रुप बी में पूर्वोत्तर पहाड़ी तथा छोटे राज्यों को शामिल किया गया है। ग्रुप ए में 17 और ग्रुप बी में 11 राज्य हैं। दोनों ग्रुप की अलग अलग रैंकिंग की गई है। संयुक्त सूचकांक के आधार पर राज्यों की रैंकिंग से पता चलता है कि ग्रुप ए में शीर्ष 3 स्थानों पर महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक हैं। ग्रुप बी में गोवा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश सबसे आगे है। मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार में ग्रुप ए में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं जबकि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड इस मामले में ग्रुप बी में सबसे नीचे हैं। उत्तर प्रदेश का 4था स्थान है। संयुक्त सूचकांक के अलग अलग स्तंभों या फिर कारकों को देखने से तस्वीर और साफ होती है। जाहिर है कि कारक का समान महत्व नहीं है, इसलिए सबको भिन्न भिन्न भारांक दिया गया है। ये भारांक आप देखते हैं कि उनके सापेक्ष महत्व को दिखाता है और आर्थिक स्तंभ को सबसे अधिक यानी 25% का भार दिया गया है। इसके बाद राजकोषीय स्तंभ को 20% का भार दिया गया है और महत्व दिया गया है। वित्तीय और इंफ्रा स्तंभों में से प्रत्येक को 15% और सामाजिक एवं प्रशासन के में प्रत्येक को 10% भार दिया गया। पर्यावरण को 5% का भार मिला है। एजेंसी के विशेषज्ञों ने प्रत्येक स्तंभों को कैसे भार दिया गया रिपोर्ट में स्पष्ट नहीं किया। संभवतः एजेंसी की दृष्टि में मानव विकास के अन्य पहलुओं समेत बुनियादी ढांचे का अपेक्षाकृत कम महत्व है। इसी तरह स्वशासन प्रशासन को भी कम आंका गया है। विभिन्न स्तंभों के भार में असंगति का असर संयुक्त सूचकांक पर पड़ा है। पहला स्तंभ आर्थिक प्रदर्शन, इसके 3 संकेतक संरचनात्मक समृद्धि, मुद्रास्फीति एवं निवेश है। इन संकेतकों को प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद, सकल राज्य मूल्यवर्धन में उद्योग और सेवाओं की हिस्सेदारी GSDP, समृद्धि, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और GSDP में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की हिस्सेदारी और उद्योग में सकल स्तर पूंजी निर्माण का मूल्यवर्धन से अनुपात जैसे वेरिएबल्स के जरिए निर्धारित किया गया है। आर्थिक स्तंभ के आधार पर की गई रैंकिंग में बड़े राज्यों में गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर
स्थान पर हैं। छोटे राज्यों में सिक्किम पहले स्थान पर है, गोवा और हिमाचल दूसरे और तीसरे स्थान पर है। दूसरा आप देखते हैं कि स्तंभ राजकोषीय है या बजट, घाटा, ऋण भुगतान, ऋण प्रबंधन, व्यय की गुणवत्ता और राजस्व जन क्षमता आदि संकेतकों पर आधारित है। इस स्तंभ में उड़ीसा का पहला स्थान है, पंजाब का स्थान सबसे नीचे है, केरल का स्थान नीचे से तीसरा है। ग्रुप बी में आप देखते हैं कि यानी छोटे राज्यों में उत्तराखंड, गोवा और असम पहले 3 स्थानों पर हैं और हिमाचल प्रदेश सबसे निचले पायदान पर है। वित्तीय विकास तीसरा स्तंभ है, जिसके संकेतक ऋण वितरण, वित्तीय उत्पादों का फैलाव, वित्तीय समावेशन है। इस स्तंभ में महाराष्ट्र शीर्ष पर है और बिहार सबसे नीचे है। पूर्वोत्तर पहाड़ी और छोटे राज्यों में गोवा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड क्रमशः पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पर हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर बुनियादी ढांचा चौथा स्तंभ है। किसी भी आर्थिकी में बुनियादी ढांचे का अत्यंत महत्व है। इस स्तंभ में बुनियादी ढांचे के दोनों अवयवों, भौतिक और सामाजिक अवसंरचना का ध्यान रखा गया है और इस स्तंभ में ग्रुप ए में पंजाब को पहला स्थान मिला है, झारखंड को सबसे अंतिम पायदान पर है। छोटे राज्यों के समूह में गोवा पहले स्थान पर है और मिजोरम अंतिम स्थान पर है। 5वें स्तंभ में सामाजिक अवसंरचना जैसे मामले हैं। इनका आकलन शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी, श्रम जैसी संकेतकों के जरिए किया गया। यह स्तंभ सामाजिक विकास के स्तर को दिखाता है। इस स्तंभ में केरल सबसे शीर्ष पर है और बिहार का दर्जा सबसे नीचे है। छठे स्तंभ में सुशासन को रखा गया है। व्यापार का माहौल, सुरक्षा, न्यायिक तंत्र और स्थानीय शासन और सामाजिक सेवा वितरण विवरण जैसे संकेतक इस स्तंभ का निर्माण करते हैं। और इस रैंकिंग में आप देखते हैं सबसे शीर्ष पर आंध्र प्रदेश है, सबसे नीचे उड़ीसा है, बिहार का स्थान नीचे से दूसरा है। 7वां सबसे आखिरी स्तंभ है जो पर्यावरण जैसे मुद्दों पर आधारित है। इसमें वायु गुणवत्ता, वन आवरण, कुल ऊर्जा में ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा स्रोत की हिस्सेदारी आदि संकेतकों का प्रयोग किया गया है। और आप देखिए इस स्तंभ में कर्नाटक का स्थान सबसे ऊपर और झारखंड का सबसे नीचे है। छोटे राज्यों में हिमाचल प्रदेश शीर्ष पर और त्रिपुरा सबसे नीचे है। निसंदेह केयर एज रेटिंग्स की रैंकिंग पद्धतिगत असहमति को हो सकती है, लेकिन भारतीय राज्यों की रैंकिंग की यह पहल राज्य सरकारों को आत्मचिंतन, सीखने, कार्यवाही को प्रोत्साहित करती है। साथ ही नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं और नागरिकों को मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। उनकी क्षेत्रीय विशिष्टता अवसर, चुनौतियों की सूक्ष्म समझ प्रदान करती है। आर्थिक रणनीतिकारों को डाटा आधारित नीतियों के निर्माण, क्रियान्वयन में सक्षम बनाती है, क्योंकि राज्यगत रैंकिंग स्थानीय संदर्भ के प्रति संवेदनशील होती है और पूरे देश में समावेशी व सतत विकास को तेज कर सकती है। यह राज्यों को अपनी विकास प्राथमिकताओं को तय करने में मदद कर सकती है, लेकिन यह तभी संभव होगा जब राज्यों के बीच सहयोगात्मक सीखने और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की संस्कृति को बढ़ावा मिले। यह तो सहकारी संघवाद का मूल उद्देश्य है, जिसके लिए सरकार तत्परता से काम कर रही है। इस रपट को अन्य 2 रपटों, नीति आयोग की फिक्सल हेल्थ इंडेक्स 2025 और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी रपट रिलेटिव इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन स्टेट्स 1960-61/2 2023-24 की तारतम्यता में पढ़े जाने पर क्षेत्रीय विश्लेषण की नई अंतर्दृष्टि मिलती है। ये प्रगति को गति देने में संस्थानों की भूमिका। हालांकि कई मामलों में प्रदेशों की संयुक्त सूचकांक के आधार पर की गई रैंकिंग और स्तंभों की रैंकिंग में संगति देखने को नहीं मिलती है। मसलन संयुक्त सूचकांक में पंजाब 10वां स्थान है, जो औसत से भी कम है, जबकि अवसंरचना के स्तंभ में राज्य का पहला स्थान है। आखिर ऐसा क्यों? तमाम संस्थानों के संसाधनों के बावजूद भी कोई राज्य पीछे कैसे छूट सकता है? इसका जवाब गत वर्ष संयुक्त राष्ट्र ने नोबेल पुरस्कार पाने वाले 3 अर्थशास्त्रियों डेरान एसमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन ने दिया था। उन्होंने प्रोत्साहन के जरिए विकास को प्रभावित करने में संस्थानों की प्रगति के महत्व को रेखांकित किया। एसमोग्लू और रॉबिन्सन अपनी किताब हाई नेशंस फैल में तर्क देते हैं कि देशों के बीच मुख्य अंतर संस्थाएं। देखिए संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। संयुक्त राष्ट्र तब फलते फूलते हैं जब वे समावेशी राजनीतिक और आर्थिक संस्थाएं विकसित करते हैं, और जब वे तब विफल हो जाते हैं जब वे संस्थाएं शोषणकारी हो जाती हैं और सत्ता और अवसर को केवल कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित कर देते हैं। केयर एज रेटिंग के इस पूरे विश्लेषण में संस्थाओं की भूमिका का विश्लेषण सिरे से गायब है। संस्थाओं से संबंधित वेरिएबल्स का भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इस प्रकार देखें तो वेरिएबल्स या फिर चरों के चयन में तार्किकता की अनदेखी हुई है। पहले स्तंभ के संकेतक में कारण और परिणाम वेरिएबल्स का घालमेल हो गया है। मसलन प्रति व्यक्ति जीएसडीपी और इसकी समृद्धि कारण संकेतक यानी इनपुट वेरिएबल है, जबकि जीएसडीपी में एफडीआई का हिस्सा आदि परिणाम वेरिएबल है। चरों के इस घालमेल से अपेक्षित परिणाम नहीं मिलते हैं। मसलन प्रति व्यक्ति जीडीपी के मामले में तेलंगाना सबसे शीर्ष पर है, लेकिन संयुक्त सूचकांक में इसका 6ठा स्थान मिला है। वहीं बिहार के प्रति व्यक्ति जीएसडी
पी के मामले में सबसे नीचे है, लेकिन संयुक्त सूचकांक में इसका 9वां स्थान है। वहीं संकेतकों के चयन और भार आवंटन पर भी सवाल उठते हैं। राजकोषीय स्तंभ में व्यय की गुणवत्ता को एक संकेतक माना गया है, जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य खर्च के जरिए मापा गया है, जबकि नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी किए गए राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में इन चरों का प्रयोग नहीं किया गया था। वैसे भी ये वेरिएबल्स सामाजिक अवसंरचना के अच्छे सूचक हैं। बताइए आप लोग क्या सोचते हैं? देखिए भैया, प्रीलिम्स आप देंगे, मुख्य परीक्षा आप लिखेंगे, तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आंसर इंटरव्यू में भी आप लोगों को बैठना हो तो आपके विचार तो कुछ होने चाहिए। तो इस बार सिंदूर के मुद्दे पर होगा खेला। कहाँ की बात हो रही है? बंगाल की। चुनाव राजनीति भी खूब हो रही है, तो पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं आप लोग, कोई बात नहीं। बुद्धि का अभाव दूर करती एआई। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी खूब चर्चाएं हो रही हैं आजकल। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ये आप देखते हैं कि इसमें आप देखिए, जैसे भाप इंजन से परिवहन की क्षमताओं को दूर करते हुए औद्योगिक क्रांति का आगाज किया और इंटरनेट सूचना प्रसार को गति देकर डिजिटल क्रांति लाया। और आप देखिए, दूरसंचार तकनीक ने मोबाइल क्रांति लाकर हमारी आवाज को अंतरिक्ष तक पहुंचा दिया। कुछ ऐसे इसी तरह ये आप देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई सूचना को तीव्र गति से पहुंचाकर और उसका उपयोग हेतु बनाकर आमजन की सुविधा और ज्ञान में बढ़ोतरी कर रही है। एआई अभी आरंभिक चरण में है, लेकिन जल्द ही विश्व में नॉलेज क्रांति का सूत्रपात करेगी। जब हर व्यक्ति एआई की क्षमता से लैस होगा, तब ज्ञान एवं हर प्रकार की जानकारियां उनकी मुट्ठी में होंगी। निश्चित रूप से वह दुनिया आज से अलग होगी। जो व्यक्ति या देश इस तकनीक को जितनी जल्दी अपना लेगा, 21वीं सदी उसी की होगी। गुलामी की जंजीरों में जकड़े होने के कारण भारत औद्योगिक क्रांति का लाभ नहीं उठा सका, और जिसका दंश हम आज भी भुगत रहे हैं। एआई के क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व करने का अवसर हमें नहीं गंवाना चाहिए। पिछले दिनों पेरिस में हुए एआई एक्शन सम्मेलन में भारत सह आयोजक था। अगले वर्ष एआई एक्शन सम्मेलन भारत में होगा। जिस तरह से भारत ने ऑनलाइन भुगतान के लिए यूपीआई जैसी व्यवस्था अपनाई, जिसकी आज पूरी दुनिया मुरीद है, कुछ ऐसा ही हमें एआई के क्षेत्र में भी करना होगा, जो मानव जीवन के हर क्षेत्र की राह आसान बना दे। यह कठिन कार्य है, लेकिन इसके अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है। इसके लिए अन्य देशों की तरह भारत में भी एआई में सरकारी निजी निवेश बढ़ रहा है। केंद्र सरकार करीब 10,000 करोड़ रुपए के निवेश से इंडिया एआई मिशन चला रही है। एआई इंजीनियर तैयार करने के मामले में अमेरिका के बाद भारत दूसरे स्थान पर, चीन तीसरे स्थान पर। इसके चलते भारत का जनरेटिव एआई स्टार्टअप इकोसिस्टम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पिछले साल देश में ऐसे करीब 240 एआई स्टार्टअप्स थे, जबकि साल 2023 में इनकी संख्या करीब 66 थी। नैसकॉम के अनुसार पूरे विश्व में भारत इस मामले में छठे स्थान पर। पिछले साल एआई में भारत में निजी निवेश 1.2 अरब डॉलर था। अमेरिका और चीन जैसे देशों में निजी निवेश करीब 100 और 10 अरब डॉलर हुआ था। भारत एआई के विकास पर जहां 2023 में करीब 7-8 अरब डॉलर खर्च कर रहा था, वहीं आप देखिए 2027 तक इसके बढ़कर 20 से 22 अरब डॉलर होने की उम्मीद है। हमारे आबादी और आर्थिकी के आकार को देखते हुए यह निवेश अभी कम है। एआई का लाभ सभी तक जल्दी से पहुंचाने के लिए हमें इसे बढ़ाना होगा। बहरहाल आज हर क्षेत्र में एआई का प्रभाव देखने लगा है। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे प्रमुख क्षेत्रों में यह तेज बदलाव ला रही है, और भारत में इस साल एआई आधारित 2 करोड़ नई नौकरियों के सृजन की संभावना है। हालांकि कुछ पारंपरिक नौकरियों पर इसका खतरा भी है, लेकिन इससे बचने के लिए हमें अपने युवाओं को अभी से एआई आधारित कौशल की तरफ मोड़ना होगा। वहीं रोगों की शीघ्र पहचान करने में एआई कारगर साबित हो रही है। एआई आधारित इमेज एनालिसिस से टेली मेडिसिन और वर्चुअल हेल्थ असिस्टेंट की प्रणाली और भी दुरुस्त हो गई है। वहीं शिक्षा में यह शिक्षक और छात्र के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। दोनों इसकी मदद से सीखने की अपनी रफ्तार बढ़ाने में सफल हो रहे हैं। इसकी मदद से व्यक्तिगत शिक्षा देने में सहूलियत मिली है। इससे छात्रों को उनकी आवश्यकता के अनुसार सीखने का अवसर मिला है। हाल ही में एआई युक्त कई रोबोट शिक्षक चर्चा में आए हैं, जो छात्रों की जिज्ञासा को शांत कर रहे हैं। इसमें दो राय नहीं कि एआई तकनीक हमारे जीवन को सरल बना रही है, लेकिन इसके साथ कुछ चुनौतियां भी हैं। पहली एआई की जीवन के हर पहलू से संबंधित एआई तकनीक कैसे प्रत्येक व्यक्ति तरसलता से ताकि वे जब चाहे अपनी सुरक्षा सुविधा के अनुसार इसका इस्तेमाल करें। दूसरी बड़ी चुनौती है सभी लोगों को इस बारे में शिक्षित करना कि वे इसका सही उपयोग कैसे करें, और जिससे उनके जीवन आसान बने, ना कि किसी संकट में फंसे। तकनीक का काम मनुष्य के जीवन को सरल सुगम बनाना होना चाहिए, ना कि मनुष्य के जीवन को नियंत्रित करना। इन चुनौतियों को समाधान करने के लिए सरकार, उद्योग जगत और शैक्षणिक संस्थानों को मिलकर काम करना होगा। हमें प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर एआई को एक विषय के रूप में पाठ्यक्रम में शामिल करने का विचार भी करना होगा। अब देख लीजिए आप लोग कि अगर समस्या है तो उसके समाधान भी बताए जा रहे हैं। यही तो आपको लिखना है, और क्या लिखना है, अलग से कुछ थोड़ी लिखना है।
इस तरह से आप देखेंगे आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई भी सवाल मेरे लिए हो, सुझाव हो तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।